मध्य प्रदेश में बड़ा चुनावी धमाका। बीजेपी ने 39 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। चुनाव से 3 महीने पहले तय किए नाम। 2018 में हारी सीटों पर खुला मोर्चा। अमित शाह की रणनीति ने सबको चौंकाया। जी हां, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ा चुनावी धमाका कर दिया है, वो भी पोखरण जैसा, जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। बीजेपी ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उन सभी में बीजेपी 2018 में चुनाव हार गई थी। बीजेपी के उम्मीदवार सबलगढ़ सल्ला विजेंद्र रावत, सुमावली हैंदल सिंह कंसाना, गोहद लाल सिंह आर्य, पिछोर प्रीतम लोधी, चाचौड़ा प्रियंका मीणा, चंदेरी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, बंडा वीरेंद्र सिंह लंबरदार, महाराजपुर कामाख्या प्रताप सिंह, छतरपुर ललिता यादव, पथरिया लखन पटेल, गुन्नौर राजेश कुमार वर्मा, चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार, पुष्पराजगढ़ हीरा सिंह श्याम, बड़वारा धीरेन्द्र सिंह, बागरी नीरज ठाकुर, जबलपुर पूर्व अंचल सोनकर, शाहपुरा ओम प्रकाश धुर्वे, बिछिया डॉक्टर विजय आनंद मरावी, बैहर भगत सिंह नेताम, लांजी राजकुमार कर्रे, बरघाट कमल मरस्कोले, गोटेगांव महेंद्र नागेश, सौसर नाना भाऊ मोहोड़, पांढुर्ना प्रकाश उइके, मुल्ताई चंद्रशेखर देशमुख, भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान, भोपाल उत्तर आलोक शर्मा, भोपाल मध्य ध्रुव नारायण सिंह, सोनकक्ष राजेश सोनकर, महेश्वर राजकुमार मेव, दसरावत आत्माराम पटेल, अलीराजपुर नागर सिंह चौहान, झाबुआ भानु भूरिया, पैटलावत निर्मला भूरिया, कुक्षी जयदीप पटेल, धर्मपुरी कालू सिंह ठाकुर, राउ मधु वर्मा, तराना ताराचंद गोयल, घट्टिया सतीश मालवीय। इन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इनमें 26 चेहरे नए हैं, जबकि 13 पुराने चेहरों को मौका मिला है। बीजेपी ने 39 उम्मीदवार तय कर एक संकेत भी दे दिए हैं कि बाकी सीटों पर उसके प्रत्याशी चयन का मापदंड क्या हो सकता है। 39 सीटों पर कैंडिडेट तय कर बीजेपी से अपना मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है, तो कांग्रेस कुछ अलग ही व्याख्या कर रही है। हालांकि चुनाव से 3 महीने पहले कैंडिडेट तय करने का दावा वो कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिनका चयन किया है, ये सब कार्यकर्ता आज से मैदान में पहले जुटे थे, आज से मैदान में जुट गए हैं और सब मिलकर के आगामी आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव है वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली चुनावी सूची में 39 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें 13 एसटी और 8 एससी वर्ग के हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बात की जबरदस्त घबराहट है और चिंतनीय है ये बात कि वो एससी और एसटी वर्ग में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश कर रहे हैं। और 4 महीने पहले सूची जारी करके भारतीय जनता पार्टी की घबराहट उजागर हो गई है। उसे भी समझ में आ गया है कि ये दोनों वर्ग अपने आत्मसम्मान पर चोट महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के चुनावी कमान संभालने के बाद से ही कई चौंकाने वाले फैसलों की उम्मीद थी। 39 सीटों पर 3 महीने पहले उम्मीदवार तय कर शाह ने एक धमाका तो कर दिया है। देखने लायक ये होगा कि आने वाले समय में शाह और कौन कौन से चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और कांग्रेस शाह नीति का मुकाबला कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा स्पेशल 39 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज स्पेशल 39 पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। चुनाव से 3 महीने पहले उम्मीदवार तय करने के क्या है मायने? क्या बीजेपी की पहली लिस्ट में दिख गया कैंडिडेट तय करने का क्राइटेरिया? और कौन से चौंकाने वाले चुनावी फैसले ले सकते हैं अमित शाह? क्या चुनावी तैयारियों में बीजेपी से पिछड़ रही है कांग्रेस? तो स्पेशल 39 के अहम पॉइंट्स हैं जिन पर आज हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के तकरीबन 3 से 3.5 महीने पहले
अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और मुझे लगता है कि ये शायद पहला मौका हो जब चुनाव से इतने पहले किसी दल ने, और वो भी सत्ताधारी दल ने, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की हो। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लंबे समय से ये कहती आई है कि तकरीबन 66 नाम वो पहले घोषित कर देगी, 4 से 6 महीने पहले। लेकिन अभी कांग्रेस की सूची सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली है। और दूसरी तरफ देखा जाए, जब हम लंबे समय से ये बात करते आए हैं गुजरात के चुनावी मॉडल की, उसमें कई तरह के चेंजिंग दिखे थे और मुझे लगता है कि जो 39 नाम घोषित किए गए हैं, कुछ गुजरात मॉडल की भी झलक इसमें दिख रही है, क्योंकि नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। 39 में से 25 नए चेहरे सामने उतारे गए हैं और 14 उम्मीदवार पहले जो चुनाव लड़ चुके हैं उन पर भरोसा जताया। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब, स्वागत करूंगा प्रताप भानु शर्मा साहब आपका। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया साहब, लोहिया साहब आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब, रमेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। और मैं प्रताप भानु शर्मा साहब आपके पास में आता हूं। हालांकि मामला बीजेपी का है, मुझे लोहिया साहब के पास में आना चाहिए, लेकिन मैं बात आपसे शुरू करना चाहता हूं। जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी कि चुनाव से 6 महीने पहले हम तकरीबन 66 उम्मीदवार घोषित कर देंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई, बीजेपी ने 39 नाम घोषित कर दिए। क्या कहेंगे, बीजेपी ने बाजी मार ली है कांग्रेस के मुकाबले? ना तो बीजेपी ने बाजी मारी है, ना धमाका हुआ है जी। ये जो 39 उम्मीदवार घोषित किए हैं हारी हुई सीट पे, ये उनकी हारी हुई मानसिकता ही नजर आती है, कितनी घबराहट उनके अंदर है। और वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि उन हारी हुई सीट पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित कर दें। और जैसा आपने कहा अपने स्पीच में, अपने प्रीएम्बल में जी। कि ये टिकट, ये जो 39 सीट्स घोषित की है, ये एक तरह से भविष्य उन लोगों के लिए भी चिंता का विषय हो गया कि किस पैटर्न पे आगे के चुनाव दिए जाएंगे, कितने नए चेहरे दिए जाएंगे, कितने सेटिंग बदल दिए जाएंगे। तो ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए होना चाहिए। लेकिन सर ये आप बेहतर, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने पैटर्न की बात की, तो पैटर्न तो ये भी है कि इतने पहले अगर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता था कि जब आचार संहिता लग रही होती है, 1 महीने 1.25 महीने का वक्त होता है, उस समय उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। लेकिन अगर ये पैटर्न बदला है तो कैंडिडेट के लिए तो ये बेहतर पैटर्न होगा। प्रताप भानु शर्मा साहब, समय मिलेगा उसको? नहीं राजेश जी, समय मिलना चाहिए कैंडिडेट को काम करने का। मैं सहमत हूं आपकी बात से, और इस दिशा में हमने भी जरूरी कार्रवाई करी है। कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और संबंधित जिम्मेदार लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों का दौरा किया है, प्रभार की जिलों में गए हैं। 66 सीटें जिन पर जोर देने की आवश्यकता है, पिछली बार हारी हुई सीटें थी, 3-4 बार से हार रही हैं, उसमें होमवर्क पूरा कर लिया गया है। और हमारे यहाँ प्रक्रिया है, जिला कांग्रेस कमेटी से नाम आते हैं, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी में जाते हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी अपनी अनुशंसा करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को देती है। इसी बीच में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी होता है, और उनमें जो गाइडलाइंस होती है उन पर विचार करके फाइनल। चलिए प्रताप भानु शर्मा साहब, दोबारा आता हूं। लोहिया साहब मुस्कुरा रहे हैं इस महीने में, लोहिया साहब मंद मुस्कुरा रहे हैं। और लोहिया साहब को टिकट मिली नहीं, लोहिया साहब को नहीं मिली, लेकिन उनकी पार्टी ने जिस तरह से एक स्ट्रेटजी बदली है, उससे तो वो उत्साहित नजर आ रहा है। मैंने बीजेपी दफ्तर में भी देखा था उन्हें। लोहिया साहब क्या कहेंगे? चुनाव लड़े, चलिए। नहीं, लोहिया साहब भी आगे लड़ेंगे, लोहिया साहब भी कर्मठ नेता है। लोहिया साहब क्या कहेंगे? नहीं, हमारे मित्र है, कर्मठ है। राजेश जी 2 बातें कहें। पहली बात तो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसे कोई भी राजनीतिक दल संभव ही नहीं मानता। कांग्रेस इस असंभव काम को संभव करने की बातें तो कर रही थी 1 साल से कि हम अप्रैल में घोषित कर देंगे 100 से ज्यादा उम्मीदवार,
इसके बाद दिग्विजय सिंह जी को भेज दिया गया 66 सीटों पर, परंतु हुआ कुछ नहीं। मगर मैं हंस इसलिए रहा था कि आज कांग्रेस किस स्थिति पर है कि उसकी बात को डिफेंड भी करना बहुत कठिन हो जाता है। हमने आज 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया और उसमें सूची भी देखने लायक है। वो सूची में 23 नए लोग हैं, 26 नए लोग हैं, 14 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है, वो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक राजनीति में तपस्या की है, उनके पास अपना एक अनुभव है। तो अनुभव के लाभ के साथ युवाओं की ऊर्जा साथ मिलकर जाएगी, महिलाएं भी उसमें हैं, ये सर्वसमावेशी है। और जो अभी कह रहे थे कि वो हमारे गढ़ हैं, हम बार जीते आए, गढ़ कोई सा नहीं है। इनमें वो विधानसभाएं हैं जो पिछली बार झूठ बोलकर, धोखा देकर, छल से, कपट से आप जीत गए थे, परंतु आपने काम नहीं किया। आज फिर जनता हमारी तरफ देख रही है। मगर मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने ये करने का साहस किया। कैसे किया ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि हम विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है। विचारधारा की कसौटी पर खरा उम्मीदवार, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है तो कार्यकर्ताओं की अनुशंसा और उस पर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर, ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 200 पार का जो हमारा नारा है उस पर पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए लोहिया साहब, आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा। रमेश शर्मा जी, हमने तो 39 की जारी भी की सूची और एक कांग्रेस का विकेट भी गिरा दिया, जेपी अग्रवाल जी बाहर हो गए। चलिए उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले हम सूची पर, क्योंकि सूची पर भी बातचीत करने के लिए बहुत कुछ अभी है। मैं रमेश शर्मा साहब के पास में आता हूं। रमेश जी, मैं ये कहूं कि ये धमाका है, ये पोखरण है, ये विस्फोट है या मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल ये करूंगा कि ये जो 39 नामों की सूची है, मैं इसकी टाइमिंग और जिस तरह से सूची सामने आई है वो क्या संकेत दे रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इस सूची से हमको दो संकेत मिलते हैं जी। एक सबसे पहले तो ये है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे भले ही करें, लेकिन अगर स्थिति आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला होने वाला है। जिस तरीके से 2018 में एक एक सीट का संघर्ष था, अब एक एक वोट का संघर्ष होने वाला है। तो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे करने के लिए अपने उन 39 सीटों के नाम घोषित किए जो सारी की सारी कांग्रेस या अन्य लोगों के पास में है। इन 39 सीटों में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने ये उम्मीदवार घोषित करके ये काम करने की कोशिश की है। क्योंकि 18-20 साल से भाजपा सरकार में है तो स्वाभाविक रूप से इनकम्बेंसी है, भले ही चाहे भाजपा उसको इनकार करे। कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी सी असहजता है, जो कुछ किसी के काम नहीं हुए, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो नाराजी होना स्वाभाविक है, सरकार कोई की भी हो। लेकिन कार्यकर्ता में तो वो जो इन्होंने पहले से मौका दिया है इन कार्यकर्ताओं को टिकट दे करके कि ये कहीं ना कहीं अभी इनका जो काम होगा अगले 15 दिन में, जो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं से और प्रभावशाली लोगों से ही संपर्क करेंगे, ताकि अगर किसी के मन में कोई। मैं रोकना चाहूंगा, क्या जिस तरह से ये 39 नाम आए हैं और ये भी माना जा रहा है कि जो हारी हुई सीटें हैं पिछली बार की, उसमें बहुत जल्द 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर भी हो सकता है कि दूसरी सूची आ जाए, उनको भी जारी कर दे भारतीय जनता पार्टी? नहीं, वो कर, लेकिन अभी वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है अभी सबसे पहले वो ये आकलन करेंगे कि 39 सीटों का उनके अपने कार्यकर्ताओं में रिएक्शन कैसा है वहां पर। तो उस रिएक्शन को देख करके, और दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस ने भले ही सूची घोषित नहीं की, मैंने आपके चैनल पर ही ये कहा था कुछ दिन पहले कि भाजपा के लगभग आधे उम्मीदवारों को ये संकेत चला गया है कि आप तैयारी करिए। कांग्रेस में भी आधे से ज्यादा लोगों को संकेत चला गया है कि आप तैयारी करिए। तो कहीं ना कहीं घोषित भले ही ना हो। बिल्कुल आपने कहा था रमेश जी, लेकिन एक चीज और छोटा सा उसमें कमेंट से चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में। जिस तरह से जब 2018 में जो सूची आई थी, एक सूची, पहली सूची बीजेपी की आई, एक सूची आई थी कांग्रेस की। पहली सूची पर ये उस समय तमाम सारे विश्लेषक कह रहे थे कि जो बीजेपी की जो सूची है वो उतनी परफेक्ट नजर नहीं आ रही जितनी कि कांग्रेस की है। अब जो सूची 39 की आई है, बाजी भी मारी, सूची भी है, बैलेंस है सर?
निश्चित रूप से ये जो 39 नाम है, मान करके चलिए कि 39 नामों में से अभी चूंकि मैंने सरसरी देखी है, इसमें से 28-30 ऐसे नाम हैं जो अपने क्षेत्र में सशक्त हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। 5-7 नाम वो हैं जो परिवार की पृष्ठभूमि के कारण उनको टिकट मिला है, लेकिन 28 से 30 नाम ऐसे हैं जो सीधे जमीन से जुड़े हुए हैं। ये नाम इसमें से कुछ ऐसे हैं कि यदि कार्यकर्ताओं की कुछ नाराजगी होगी भी तो ये उनके घर जाएंगे, चाय पिएंगे, बात करेंगे, समझाएंगे और वो काम में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रताप भानु शर्मा साहब, बिल्कुल, अगर मैंने कहा कि जिस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, इस पर चर्चा हो रही है, कांग्रेस, अब क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस भी तत्परता दिखाएगी ये सूची आने के बाद? नहीं, हमारा इनकी सूची आने से कोई संबंध नहीं है। जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, रमेश जी ने, कि सब पार्टियों ने जिन जिनको लड़वाना है उनको इशारा कर दिया और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। मैं पूर्णतः उनकी बात से सहमत हूँ। और जहां तक सूची का सवाल है, सूची पहले या बाद में आ जाने से कोई जीत हार निर्धारित नहीं होती। उसके नेता का चेहरा कैसा है, सरकार की क्या छवि है, 50% कमीशन की सरकार लोगों को स्वीकार है नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप गले गले तक डूब रहे हैं, ये सरकार को इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। ये रमेश जी ने भी कहा, लोहिया जी नहीं मानेंगे एंटी इनकम्बेंसी, ये तो यही कहेंगे कि हमारा ही सब वर्चस्व है। ये नहीं देखेंगे कि ये भाजपा की सरकार जो बनी है वो बहुमत की सरकार ना होकर सौदेबाजी की सरकार है। चुनी हुई सरकार को गिराया, जनता के मैंडेट को हराया, भ्रष्टाचार से हराया, पैसे दे के साठ गांठ करके हराया, ये स्वीकार नहीं करेंगे। अब यदि इन्होंने भ्रष्ट सरकार को बनाया है तो मैदान में इन्हें तैयार रहना चाहिए। अब जनता इनको सबक सिखाएगी, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इवेंट मैनेजमेंट को लेकर, मिसयूज ऑफ फंड्स को लेकर, किसानों को कर्जा माफी को बंद कर दिया, उस बात को लेकर कितने मुद्दे हैं। सूची आने से कोई क्या हो जाता है, कोई ये तो चुनाव है, सूची तो आती जाती रहती है। लेकिन सर चुनाव जिस तरह का चुनाव है, एमपी का इस बार का जो चुनाव है, कहा जा रहा है कि बहुत चुनौतीपूर्ण सबके लिए है, और फिर कहते तमाम सारे फैक्टर, उस फैक्टर में तो ये लग रहा है कि कांग्रेस अभी सूची में तो फिलहाल पिछड़ी गई है सूची जारी करने में। देखिए, कांग्रेस अपने संगठन पे काम कर रही है। पिछले 2-2.5 साल से हम लोगों ने मंडलम, सेक्टर, पोलिंग बूथ और बीएलए तक जाकर काम किया है, और हम उस संगठन के बलबूते पर, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, और इनके जो भ्रष्टाचार हुआ है ग्रामीण लेवल पे विभिन्न सरकारी योजनाओं में, क्या अग्रवाल साहब की जिस तरह से छुट्टी हुई वजह यह भी तो नहीं है सर? जी अग्रवाल साहब को जिस तरह से उनकी विदाई हो गई है, सुरजेवाला जी आ गए हैं जी, इसी नहीं राजेश जी आना जाना तो चलता रहता है जी। अब इनके तो मुख्यमंत्री चले गए, इनके तो वीडी शर्मा को ही कोई पूछ नहीं है, इनके तो ये प्रदेश के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया। इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरा कमांड अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया भाजपा का। इनके पास क्या रह गया फैसला करने को? आज यदि 39 उम्मीदवार भी हुए हैं तो ये बड़े चलिए लोहिया साहब जवाब दे दीजिए। नेतृत्व ने, चलिए पहले प्रताप भानु शर्मा साहब की सवाल का जवाब दे दें, फिर मेरा सवाल रहेगा। जी लोहिया साहब। जी देखिए, तीनों बात का जवाब दे दो। आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, मुद्दों की भी बात कर रहे थे, उसमें मुझे हंसी थोड़ी सी इस बात पर आ रही थी कि जब फंड्स का यूज होता है तो वो कांग्रेस को मिसयूज दिखता है, क्योंकि वो गरीब के पास जा रहा है, क्योंकि वो लाडली बहना के पास जा रहा है, क्योंकि वो लाडली लक्ष्मी के पास जा रहा है। वो इस प्रदेश के गांव गरीब मजदूर किसान को जाता है। उस यूज को आप मिसयूज मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि नहीं शर्मा जी बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, 150 करोड़ क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, आपके यहाँ तो फंड का यूज ऐसे माना जाता है कि किसी की सिगरेट की पैकेट छूट जाए, उसको लेने भोपाल विमान आए, तो देखिए वो यूज था। हम जब गांव गरीब किसान को दे रहे हैं तो आपको मिसयूज लगेगा। दूसरी बात में जो खास कह रहा था, वो मूल विषय ये है कि आप जिन बातों का जवाब नहीं देना चाहते, कांग्रेस ने ये खुद घोषणा की थी। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष पहले सूची जारी कर देंगे, हमने नहीं कहा था। आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि क्यों कांग्रेस में गुटी संतुलन संभालना है। अभी तो ये तय होना भी शेष है कि कांग्रेस जाएगी किसके नेतृत्व में चुनाव में, क्योंकि कमलनाथ जी का नेतृत्व राहुल गांधी से लेकर
अरुण यादव तक सभी लोग अस्वीकार कर चुके हैं। तो जहां नेतृत्व का ही संकट है वहां टिकट वितरण होगा कैसे? ये बड़ा गंभीर संकट कांग्रेस के सामने है और आप हमारे नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। माननीय शिवराज जी, माननीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। आदरणीय शर्मा जी, हम चुनाव में, बल्कि हम जा रहे भी कहना गलत होगा, अब तो हम चुनाव में जा चुके हैं क्योंकि हमने पहली सूची जारी कर दी है। तो हमारा नेतृत्व भी दिखाई दे रहा है, नीति भी दिखाई दे रही है और नियत भी दिखाई दे रही है। ये तीनों चीजें हमारी, वो कह रहे हैं लोया साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब प्रदेश नेतृत्व के पास करने के लिए कुछ नहीं है, सारा केंद्रीय नेतृत्व ही कर रहा है। और ये सूची भी आई है, वो उसी वजह से भी आई है कि केंद्रीय नेतृत्व का पूरी तरीके से अब दखल है चुनाव में। यही बात है। मैंने आपसे कहा क्या केंद्र के मानेंगे नहीं लोया जी, निर्णय नहीं करेगा कांग्रेस का? क्या मालूम, सवाल आगे बढ़ा दिया मैंने जी। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस किस संस्कृति पे काम करेगी, परंतु हमारे यहाँ तो बूथ का अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक एक समान विचारधारा से काम करते हैं, इसीलिए तो हम पार्टी में डिफरेंट है। तो ये जो आदरणीय शर्मा जी, मैं तो आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप तो केवल ये बताएं कि आप किसके नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी के नियुक्ति लगभग, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, रणदीप सुरजेवाला जी की नियुक्ति ही ये बता रही है कि आप कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव में नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ जी को छोटा करने का प्रयास है, क्योंकि जिस तरह रमेश जी के पास में ध्यान रखिए। रमेश जी, दो चीजें अहम है। एक तो एक क्राइटेरिया, इसको मान लिया जाए कि एक कैंडिडेट चयन का ये क्राइटेरिया इसमें दिख रहा है कि अब इस तरह की चीजें 39 सीटों ने बता दिया है। दूसरा, आपने रिएक्शन को लेकर बात किया था कि ये 39 नाम भी घोषित कर दिए हैं और इसका क्या रिएक्शन आता है, क्या उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी इसी बात को लेकर है कि अगर किसी तरह का कोई डैमेज होता है तो इतना समय रहे कि उसको समय रहते कंट्रोल कर लिया जाए, और यही कारण है कि इस तरह का एक क्राइटेरिया, स्ट्रेटजी या रणनीति। ये बिल्कुल सही बात है। ये भाजपा इस बार, क्योंकि 2018 में जो उनको नुकसान हुआ था, 2018 में कहने के लिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जीती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कई बार लगता है कि भाजपा हारी है। तो और उनके कैंडिडेट कुछ ऐसे थे जिन कैंडिडेट के वजह से भाजपा को नुकसान हुआ। जैसे जहां से प्रताप भानु जी बहुत सीनियर नेता है और मेरी बात से सहमत होंगे, जैसे विदिशा की सीट पर कांग्रेस जीती, बात अलग है, लेकिन भाजपा हारी है। कैंडिडेट को लेकर के वहां संतोष था। ऐसे असंतोष के कारण भाजपा को तब बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए भाजपा ने इस बार ये सूची जारी की कि इसका रिएक्शन क्या होता है, और समय रहते अगर कोई नाराजी है तो वो कंट्रोल हो जाए। पिछले चुनाव में जो एंड टाइम पर कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे, उनके कारण जो नाराजी थी वो नाराजी दूर नहीं हो पाई, और दूर ना होने का सबसे बड़ा कारण था कि समय नहीं था। इस बार भाजपा ने इन 39 हारी हुई सीटों पर ये उम्मीदवार छोड़े हैं, और वो उम्मीदवार छोड़ करके अगर कहीं कोई असहजता आती है, कार्यकर्ता अगर नाराज है, इन 39 नामों का कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। किसी को लगता होगा कि इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं, लेकिन भाजपा के ये 39 लोग अपने क्षेत्र में जाकर के जो कार्यकर्ताओं की असहजता है उसको दूर करके काम में लगा सकेंगे। और अगले आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक ये सारे के सारे उम्मीदवार केवल कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे, अभी पब्लिक में नहीं जाएंगे। अगर कहीं कोई नाराजी हो सकती है तो उस नाराजी को दूर करेंगे। मुझे 2-4 सीट पर ऐसी दिख रही है कि जहां नाराजी हो सकती है, उस नाराजी को ये सारे के सारे दूर करेंगे। हांडी के एक चावल ने ये बता दिया है कि इस बार के जो फैसले होंगे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से जुड़े, वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। नहीं, ऐसा चौंकाने वाला तो नहीं कह सकते। उसका कारण यह है कि दोनों की लगभग बराबर स्ट्रेंथ है। 2018 में भी लगभग वोट की दृष्टि से आप देखेंगे तो दोनों को बराबर वोट मिले हैं, परसेंटेज दोनों का बराबर है, लेकिन जो कुछ सीट का 4-5 का अंतर आ गया था तो नुकसान हुआ। तो मुझे बहुत चौंकाने वाले नहीं दिख रहे। एक और बात मैं बताता हूं, अभी चूंकि कैंडिडेट भाजपा के अकेले आए हैं, नहीं मैंने सर निर्णय को लेके कहा कि जिस तरह जी नहीं, निर्णय कोई चौंकाने वाला नहीं होगा, कोई चौंकाने वाला निर्णय नहीं है, क्योंकि अपन सब लोग ये बात जानते हैं कि राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी तो दे ही दी है, केवल इसमें नया एक कदम यही है कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बस बाकी उसमें नया कुछ नहीं है। चलिए, प्रताप भानु शर्मा साहब, जिस तरह से बात हम बीजेपी की कर रहे हैं, उनकी पहली सूची की कर रहे हैं, क्या अब ये माना जाए
कि कांग्रेस भी बहुत जल्द, हाँ, मेरा जो सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व यानी कि प्रदेश नेतृत्व के पास नहीं है, सुरजेवाला जी अब प्रभारी के तौर पर सामने है, क्या कांग्रेस में भी कुछ ऐसा होगा कि जो चीजें चलेंगी दिल्ली से, केंद्रीय नेतृत्व से ही चलेंगी? प्रताप भानु शर्मा साहब। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे। हमारा जी सर इनकमिंग कॉल आ गया। जी सर, वही बताना चाहता था आपको जी। कि पहले जिला कांग्रेस से आते हैं नाम जी। जिला कांग्रेस से आने के बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी में जाते हैं जी। प्रदेश इलेक्शन कमेटी बैठ के सब अपने अपने प्रस्तावों पर, अपने अपने सुझाव पर वो काम करती है जी। और इसके बाद वो नाम इकट्ठे होकर स्क्रीनिंग कमेटी, हमारे यहाँ प्रोसीजर स्क्रीनिंग कमेटी भी बनती है बीच में, जो एआईसीसी के। चलिए सर, वक्त कम है, लोया साहब कुछ कह रहे हैं, 10 से 15 सेकंड में लोया साहब कुछ कहने। इसके बाद सीईसी नहीं, सेंट्रल शर्मा जी तो जानते हैं कि उनके यहाँ चलिए, वक्त कम है। कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक जिसका नाम नहीं लिखती उसका नाम सीधा गांधी परिवार से लिख जाता है। परंतु अब फिर से आग्रह कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दावे करती है और हम काम करते हैं और उसका परिणाम आज मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। चलिए, तो बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर बाजी मार ली है। स्पेशल 39 नामों की सूची जारी की है। कांग्रेस की सूची का भी इंतजार है, लेकिन अपनी अपनी तैयारी है, अपनी अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी है। उसी के तहत खास तौर पर दोनों दल, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस आगे बढ़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर चुनावी समर है और समर की शुरुआत कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश में हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।